नमस्कार। कभी सोचा है कि जब रुपया गिरता है तो असल में चोट कहाँ लगती है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं, भारतीय रुपये की इस ऐतिहासिक गिरावट की। ये सिर्फ कोई नंबर का खेल नहीं है, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हम सबके भविष्य की कहानी है। 17 दिसंबर 2025 ये वो तारीख है जब भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर यानी 90 रुपये 60 पैसे पर पहुंच गया। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये सवाल सीधा है और चुभने वाला भी, क्योंकि देखिए, जब रुपया गिरता है ना, तो ये सिर्फ अखबारों की एक हेडलाइन बनकर नहीं रह जाता। इसका सीधा सीधा असर हर आम इंसान की आर्थिक सेहत पर पड़ता है। तो चलिए इस पूरी कहानी को ना परत दर परत खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका है जिसके संकेत हमें काफ़ी समय से मिल रहे थे। अगर आंकड़ों पर नजर डाले तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। इस साल हमारा रुपया एशिया की सबसे कमजोर करेंसी बन गया है। असल में ये कहना गलत नहीं होगा कि रुपया नहीं गिर रहा, हमारी आर्थिक कमजोरियां दुनिया के सामने आ रही हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब ना दो हिस्सों में बटा हुआ है। कुछ बाहरी वजह हैं, यानी ग्लोबल कारण, और कुछ हमारी अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर की कमजोरियां। पहला बड़ा झटका आया अमेरिका की तरफ से। हुआ ये कि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा और इसके जवाब में अमेरिका ने हमारे सामान पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। अब ये जो टैरिफ है, ये हमारे कॉम्पिटिटर्स जैसे चीन और वियतनाम पर लगे टैरिफ से कहीं कहीं ज्यादा है। नतीजा, हमारे एक्सपोर्ट्स को जबरदस्त नुकसान हुआ। दूसरा झटका लगा विदेशी निवेश के बाहर जाने से। देखिए, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ रही हैं, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो निवेशक क्या करें? वो भारत जैसे बाजारों से पैसा निकालकर सेफ अमेरिकी एसेट्स में लगा रहे हैं। सिर्फ दिसंबर के महीने में ही 1.6 अरब डॉलर देश से बाहर चले गए। अब बाहरी झटकों के अलावा हमारी अपनी घरेलू समस्याएं भी कुछ कम नहीं हैं। ये चार्ट देखिए, ये भारत का ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा दिखाता है। मतलब हम दुनिया से जितना सामान खरीदते हैं और जितना बेचते हैं, उसके बीच का फर्क। अक्टूबर 2025 में ये घाटा 41.7 अरब डॉलर के खतरनाक लेवल पर पहुंच गया। अब सोचिए, जब हमें इंपोर्ट के लिए इतने ज्यादा डॉलर चाहिए होंगे तो रुपये पर दबाव पड़ना तो तय है। और यही हमें पॉलिसी और जमीनी हकीकत के बीच का बड़ा फासला दिखाई देता है। एक तरफ मेक इन इंडिया का नारा है, जो सुनने में कागज पर बहुत मजबूत लगता है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हम अपनी ज़रूरत का 85% तेल बाहर से मंगाते हैं और हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज भी वहीं खड़ा है। यही निर्भरता हमें बाहरी झटकों के सामने इतना कमज़ोर बना देती है। तो इन बड़े बड़े आर्थिक आंकड़ों का मतलब क्या है? इनका एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या और कैसा असर होता है? चलिए अब ये समझते हैं। असर बिल्कुल सीधा और साफ है। जब रुपया कमजोर होता है तो जो भी चीज हम बाहर से मंगाते हैं वो महंगी हो जाती है। इसका मतलब पेट्रोल डीजल महंगा, रसोई गैस महंगी, दवाइयाँ महंगी, मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे। इतना ही नहीं, लोन की ईएमआई बढ़ सकती है और हमारी मेहनत की कमाई और जो बचत है उसकी कीमत घट जाती है। और ये बढ़ती महंगाई ऐसे समय में चोट कर रही है जब लोगों की आमदनी उस रफ्तार से बढ़ ही नहीं रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2014 के बाद से रियल वेज यानी महंगाई को एडजस्ट करने के बाद जो असली कमाई बचती है, उसमें लगभग 40% की गिरावट आई है। मतलब आमदनी और खर्च के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। ये लाइन इस पूरी स्थिति के दर्द को बयां करती है। कागज पर रुपया गिरता है, लेकिन असल में चोट तो आम आदमी की सैलरी पर और उसके घर के बजट पर लगती है। अब सवाल उठता है कि इस स्थिति के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। और बहस का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या इसके लिए पूरी तरह से ग्लोबल फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, जैसा कि अक्सर सरकार की तरफ से कहा जाता है, या फिर हमारी घरेलू नीतियां भी इसके लिए उतनी ही जवाबदेह हैं? तो चलिए एक तरफ रखते हैं सरकारी बयानों को और दूसरी तरफ देखते हैं जमीनी हकीकत को। कहा जाता है कि ये सब तो ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि आरबीआई को रुपये को बचाने के लिए अपने फॉरेन रिजर्व से 48 अरब डॉलर जलाने पड़े।
फिर दावा होता है हम तो ग्रोथ को प्राथमिकता दे रहे हैं, पर असलियत में आरबीआई ने ब्याज दरें घटाई जिससे रुपया और ज्यादा कमजोर हो गया। और जब अर्थव्यवस्था मजबूत है की बात आती है तो सामने 9.2% की बेरोजगारी और ठप पड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा खड़ा होता है। तो समस्या का विश्लेषण तो हमने कर लिया, अब आगे का रास्ता क्या है? इस स्थिति को स्थिर करने के लिए आखिर क्या किया जाना चाहिए? देखिए, छोटे मोटे उपायों से अब काम नहीं चलने वाला। हमें लंबे समय तक टिकने वाले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। सबसे पहले हमें अपनी इंपोर्ट पर निर्भरता, खासकर तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में कम करनी होगी। दूसरा, हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना कॉम्पिटिटिव बनाना होगा कि मेक इन इंडिया सिर्फ एक नारा न रहकर हकीकत बने। और तीसरा, हमें कुछ ही देशों पर निर्भर रहने के बजाय अपने ट्रेड पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करना होगा। और अंत में ये सवाल सोचने वाला है, क्या रुपए का मूल्य सिर्फ एक करेंसी का एक्सचेंज रेट है, या फिर ये हमारे देश की पूरी आर्थिक सेहत, हमारी नीतियों की कामयाबी और दुनिया में हमारी जगह का एक रिपोर्ट कार्ड है? क्योंकि रुपया सिर्फ करेंसी नहीं है, ये देश की आर्थिक सेहत का आईना है।